दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम सिम में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2023 और नए साल में आप पूरे उमंग और जोश व उत्साह के साथ अपनी तैयारी को धारदार दे रहे होंगे। इसमें आपके लिए एक सहायक की भूमिका के रूप में मैं एपी सर डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस लेकर आया हूं, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य कोई भी आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी जहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो कोई अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हम चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल कैंसर ग्रिड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इसका सृजन 2012 में किया गया। अगला, यह संपूर्ण भारत में कैंसर केयर के लिए एक समान मानदंडों के साथ व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है कि कैंसर एक वायरस जनित बीमारी है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में चूंकि कैंसर एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है, जिस पे भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और कैंसर के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो अच्छे चिकित्सक हैं, रिसर्च एंड इनोवेटर हैं, वो भी आएँ और कैसे कैंसर जो कहा जाए कि ये वायरस से जनित बीमारी नहीं होती। कैंसर में होता क्या, आपके शरीर की जो सेल होती, कोशिकाएं होती हैं, वह अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड होकर वृद्धि करने लगती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता, कैंसर कह दिया जाता है। तो इसीलिए कैंसर का एक प्रभावी कहा जाए कि ऐसा कोई उपचार नहीं है कि एक ही बार में सारा समस्या समाप्त हो जाए, तो इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसी के संबंध में क्या नेशनल कैंसर ग्रिड की स्थापना 2012 में की गई, जिसमें विश्व के 800 से ज़्यादा इसमें क्या किए, पार्टिसिपेट। इसमें एनजीओ से लेकर के कोई कंपनी या कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कैंसर से निपटने के लिए उसको साझा कर सकता है। तो ये नेशनल कैंसर ग्रिड ये पूरे भारत में एक समान मानदंडों के साथ व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित, ये भी सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला। यहाँ पर तीसरा गलत है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किन देश या देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता, इसी को सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता, किया है? जापान, ग्रेट ब्रिटेन, बांग्लादेश, वियतनाम। तो अब आप आंसर सोच लिए होंगे। जी हाँ, तो भारत में परमाणु ऊर्जा को सुनिश्चित करने के लिए, चूँकि भारत आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उसका भी मेंबर नहीं बना है, तो भारत को दूसरे देशों के साथ न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाए, इसको देने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो भारत ने इसके लिए क्या किया, द्विपक्षीय बायलैटरल एग्रीमेंट कई देशों के साथ किया है। उनमें से कुछ देश आपके सामने लिखे हुए हैं। कई लोग क्या वियतनाम को काट देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जापान के साथ भी भारत ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी किया, बांग्लादेश के साथ भी कर रखा है और वियतनाम के साथ भी कर रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी बनेगा। बस एक मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना कहाँ तक हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन कौन देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर यानी 2 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के द्वारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब घोषित किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए इसके पीछे भी हमने डिटेल में काफ़ी चर्चा किया। मोटे अनाजों के संबंध में भारत ने लोग अब मोटे अनाज को अपनाएं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट पोषक, इसीलिए इसे न्यूट्री सीरियल के नाम से भी जाना जाता है, यानी पोषकता से संपन्न अनाज के रूप में से जाना जाता है। इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब घोषित किया गया था, 2016 में। 4 ऑप्शन है, 2016, 2018, 2022 और 2020। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2018 में।
और भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर यह प्रयास लगातार किया जाता रहा कि मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिले और अंततः फिर विश्व के राष्ट्र राज्यों के द्वारा स्वीकृति मिली और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित करके 2023, ये अलग से क्वेश्चन बनेगा अगर वैश्विक स्तर पे पूछा जाए तो 2023 वैश्विक स्तर पे अगर पूछा जाए तो ये कब की बात हो रही है? 2023। कब की बात हो रही है? तो 2023 बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, आज कुछ ये टेक्निकल इश्यू जा रहा है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग देख चुके थे। हमने कहा 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस रूप में घोषित किया गया, तो 2023 आप ध्यान रखिएगा इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए जो करंट में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो इसमें पहला दिया गया नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पूछे तो ये वेलिंगटन केरल में स्थित है, ये भी सही है। अगला नेशनल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी पूछे, क्या ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछे तो पुणे महाराष्ट्र का है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पूछे तो वेलिंगटन केरल में। नेशनल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पूछे तो हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 1 2 3 तीनों सही है, इसका सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना हुआ? तो यहाँ राजस्व संग्रह चूंकि पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो 15, इसी दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में जब हम जीएसटी संग्रह की बात करते हैं तो इसमें नेट 15% की वृद्धि हुई। लेकिन जब हम 2021 से तुलना करते हैं, 2021 दिसंबर 2021 में जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में दिसंबर 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वह कितना हुआ, वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये 15% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पूछा गया टोटल कितना कलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। 1,49,507 करोड़, अगला है 26,711 करोड़, अगला है 33,357 करोड़, अगला है 78,434 करोड़। तो ध्यान रखिएगा अमाउंट ये पूछ लिया जा सकता है। तो इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही, 1,49,507 कितना? 1,49,507 करोड़ हुआ। आपको पता है ये टोटल जीएसटी है। ये क्या है? टोटल जीएसटी है। और जीएसटी के भी 3 पार्ट होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? एक को सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है और दूसरे को स्टेट जीएसटी कहा जाता है और तीसरा इंटीग्रेट जीएसटी कहा जाता है, आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रल जीएसटी 26,711 करोड़, स्टेट जीएसटी की बात करें तो 33,357 करोड़, आईजीएसटी की बात करें तो 78,434 करोड़ ये जीएसटी का कलेक्शन हुआ। ओवरऑल टोटल ये ध्यान रखिएगा, टोटल कितना हुआ? 1,49,507, 1,49,507 करोड़ ये टोटल जीएसटी का कलेक्शन हुआ। बाकी अन्य चीज़ें की बात करें, जीएसटी कब आया तो आपको पता है। इसके लिए 101 रुपये का कन्यादान यानी जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से लाया गया। और इसे कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है जीएसटी को। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने मज़ेदार है। इसरो के द्वारा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशंस, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशंस एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान, यानी यहाँ पर 3 मिशन आपके सामने ये नज़र आ रहे होंगे। एक तो इसरो के द्वारा एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन यानी वैज्ञानिक अन्वेषण मिशन भेजा जाएगा। अगला है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन, ये भेजा जाएगा यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन। और अगला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसे क्या नाम दिया गया? गगनयान। ये कब लॉन्च किए जाने का डिसीजन लिया गया है? 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में। ध्यान दीजिएगा, इसरो के द्वारा गगनयान ये मिशन
कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का मतलब हुआ कि इसमें मानव को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ताकि अंतरिक्ष की जो विभिन्न प्रकार की उसकी बनावट क्या, संरचना क्या, संगठन क्या, इन सब का पता लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली 108वीं, और कहा जाए हमसे पूछोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। तो 3 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली 100, पहले तो ये ध्यान रखिए किस क्रम की, 108वीं क्रम की है। नाम क्या है इसका? इंडियन साइंस कांग्रेस। ये पूछा जाता है, इंडियन साइंस कांग्रेस। तो 3 जनवरी, ये डेट भी याद रखिएगा, 3 जनवरी 2023 को इसका आयोजन होगा। किस नंबर की है? 108वीं नंबर की है। क्या है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन यानी कहाँ होगा? तो 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया। अगला स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी थीम 2023 की जो रखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या रखी गई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, यानी महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपको हम बताएंगे कि आप हमेशा जो थीम है उसको इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ भी हो सकता है। तो इसकी थीम क्या? 2023 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट थीम है। अगला स्टेटमेंट दिया गया, पहली बार इसका आयोजन 2014 में कोलकाता में हुआ था। क्या? अब आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही, उपरोक्त सभी सही है। तो कई लोग कहेंगे उपरोक्त सभी ठोको, लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका आयोजन पहली बार 2014 में तो हुआ था, लेकिन ये कोलकाता में नहीं हुआ था, बल्कि ये कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 3 काटिए, 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा। तो सही आंसर क्या निकलेगा? पहला वाला 1 2, यानी इस बार की 2023 वाली कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। किस नंबर की है? 108वीं क्रम की है, और ये 3 जनवरी को होगी। उसके बाद थीम क्या रखी गई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इस बार की थीम है। पहली बार कहाँ हुई थी? तो 1914 में नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये भी क्लियर हो चुका होगा। अगला फिर आपके मज़ेदार क्वेश्चन 8 नंबर आ रहा है कि भीम यूपीआई के संदर्भ में क्या सही है? भीम ऐप से पेमेंट आप करते ही हो, तो ये भीम ऐप का सभी लोग क्या किए हो? पेमेंट किए होंगे। तो ये इसका क्या है? यानी भारत आई से हो गया इंटरफेस फॉर मनी, यानी मनी भेजने के लिए जो ऐप लाया गया। भारत के एक महान संविधान निर्माता, एक दार्शनिक और एक समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इसका नाम क्या? भीम रखा गया है, ये पता होगा। इसे डेवलप कब किया गया? तो इसे 2016 में जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्टकट में NPCI के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब इतनी बात जानने के बाद सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है? इसे NPCI के द्वारा विकसित किया गया। तो ये बात क्या है? सही है क्या? इसे 2016 में लॉन्च किया गया। क्या? अगला, भूटान भीम ऐप को अपनाने वाला क्या पहला देश बना? ये अगला क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट आपके दिए, ऊपर क्या पूछा है? क्या सही है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही। तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? तीनों स्टेटमेंट सही है। भीम ऐप को 2016 में NPCI के द्वारा विकसित किया गया। याद रखिएगा, भूटान भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश बना। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो रुपये को भी अपनाया है। किसको? रुपये जो है, रुपये यानी रुपये को भी ये अपनाया है, जो एक प्रकार का पेमेंट ट्रांसफ़र का एक प्रकार का क्या इसी भीम की भांति रुपये भी है। तो रुपये को भी अपनाने वाला भूटान, रुपये और दूसरा कौन? भीम, दोनों को अपनाया है। अब रुपये की अन्य की बात करें तो रुपये को कौन? संयुक्त अरब अमीरात। रुपये को ध्यान दीजिएगा, कई देश रुपये को अपने यहाँ अपना चुके हैं। तो कौन कौन हो गया? एक तो UAE संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अगला देश याद रखिएगा सऊदी अरब हो गया। कौन हो गया? सऊदी अरब हो गया। अगला सिंगापुर। अगला कौन? सिंगापुर के द्वारा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और कौन सा देश? ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के बाद इसमें सिंगापुर हो गया, और बाकी ये भूटान तो आपको अभी हमने बताया कि भूटान, इनके द्वारा तो कौन से ऐप अपनाए गए? ये देश भी रुपये को अपनाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
मज़ेदार, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एक झटके में सोचोगे कि यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी की बात हो रही तो या तो ऊर्जा मंत्रालय होगा, यानी तुरंत ऊर्जा मंत्रालय आप लगा दोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपसे पूछ रहा, यानी अपशिष्ट जो आप कूड़ा करकट या किसानों के द्वारा जो फसल कटने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, अपशिष्ट बचता है, औद्योगिक गतिविधियों से निकला कूड़ा कचरा, इससे हम बिजली बना लें तो इससे अच्छा क्या होगा? यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में के रूप में हमें ऊर्जा ये हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, 4 ऑप्शन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला वाला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपका, इसका भी आंसर आपको क्या है अब मिल चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन फिर मज़ेदार है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि पीएम विकास योजना का संबंध किससे है? पीएम विकास योजना, अब आपको लगेगा कि यहाँ विकास है, तो विकास है तो ये या तो शिक्षा मंत्रालय होगा या महिला विकास मंत्रालय होगा। जैसे ही ऐसा कॉमन सेंस लगाएंगे वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और भारत में 6, हिंदू घटा दीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। और इसके लिए एक स्कीम चल रही थी उस्ताद। ये इस स्कीम जो उस्ताद थी, उस्ताद का मतलब हुआ हुनर सिखाने वाली स्कीम थी। तो इसी अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो पहले से उस्ताद योजना चल रही थी, उसी का अब नया नाम क्या किया गया? पीएम विकास योजना। क्या किया गया जी? पीएम विकास योजना किया गया। तो विकास का मतलब क्या है? यानी पीएम विकास योजना। अब मंत्रालय आपकी समझ में आ चुका होगा कौन सा मंत्रालय इसका होगा। तो इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया, यानी अब इसका जो उस्ताद योजना थी, अब ये किस नाम से? अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत पीएम विकास योजना के नाम से जानी जाएगी। तो ये आगे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में क्वेश्चन आएगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध एमएसएमई यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, जिसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के नाम से जाना जाता, और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2006 का अधिनियम भी ध्यान रखिएगा, 2006 का अधिनियम भी है। इसके लिए कौन कौन से पहल की गई, कौन कौन से पोर्टल हैं, तो इसमें कुछ आपके सामने लिखे हैं, तो आपको बताना है। उद्यम पोर्टल, अगला चैंपियंस पोर्टल, अगला संबंध पोर्टल, अगला समाधान पोर्टल, अगला ट्रेड्स। अगला कौन हो गया? यानी ट्रेड्स। अगला गवर्नमेंट ई मार्केट्स। अगला कौन हो गया? गवर्नमेंट ई मार्केट्स हो गया। कौन अगला हो गया? गवर्नमेंट ई मार्केट्स हो गया। तो हम आइए अगला देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कितने नंबर पे क्वेश्चन पे थे? यानी 11 नंबर क्वेश्चन था। तो ये जितनी भी पहल आपके सामने लिखी हैं, चाहे ट्रेड्स हो चाहे जीईएम हो, ये सभी एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। तो उद्यम पोर्टल हो गया, चैंपियंस पोर्टल हो गया, उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, संबंध पोर्टल, समाधान पोर्टल, ट्रेड्स और गवर्नमेंट ई मार्केट। तो इन सबको, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मज़ेदार है। ई श्रम पोर्टल की नोडल एजेंसी कौन है? तो श्रम से ही इसमें क्लियर है। ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक और नेशनल करियर सर्विस, ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल करियर सर्विसेज को भी कौन? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शुरू किया। और इसी के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी यही मंत्रालय लॉन्च कर रहा है। तो 3 स्कीम, ई श्रम पोर्टल हमने बता दिया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और दूसरा नेशनल करियर सर्विस, और तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भी इसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस श्रम पोर्टल की बात करें कब लॉन्च की गई थी तो ध्यान दीजिएगा 26 अगस्त। इसे ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? तो ये 26 अगस्त 2021 को। कब? 26 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, जल संभर विकास कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो कि जल है तो जल है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय होगा, या आपको लगेगा कि जल है तो गंगा नदी वाला भी डाल दिया जाए तो उसमें भी कंफ्यूज किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भूमि संसाधन विभाग का है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है। ये इसलिए हमने डाला क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला, भूमि संसाधन विकास यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। तो भूमि संसाधन विकास इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मज़ेदार हमने यहाँ उठा लिया, कई स्कीमों को एक साथ क्या कर दिया है, यानी मर्ज कर दिए हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। सही युग्म की पहचान कीजिए। नेशनल एक्वाफर यानी नेशनल एक्वाफर का मतलब जल संभर वाली जो होता है मिशन, ये क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। तो ये नेशनल एक्वाफर मैपिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो नेशनल एक्वाफर जो मैपिंग है ये क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिसे केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, क्या उसके द्वारा ये शुरू किया गया। अगला पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल, क्या ये कृषि एवं किसान मंत्रालय की पहल है, यानी कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अगला सुजलाम सुफलाम अभियान, क्या ये गुजरात की यानी जल संरक्षण के लिए शुरू किया गया अभियान है। अगला मिशन काकती, क्या ये तेलंगाना का है। अगला पहले देख लीजिए, अगला फिर आगे इसमें देखते हैं। अगला नीरू चेतु क्या ये आंध्र प्रदेश की पहल है। अगला जल जीवन हरियाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बिहार की पहल है। अब बताना क्या क्या सही है। तो जल, चूंकि जल ही जीवन है, चूंकि भारत में जल की जो उपलब्धता है ये भारत क्या पूरे विश्व में किसी भी देश या क्षेत्र की लें तो जल क्राइसिस की, वाटर स्ट्रेस्ड की, जल दबाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें पहले समझ लीजिए, जो ये नेशनल एक्वाफर मिशन है ये किसके द्वारा, ये बिल्कुल बात सही है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये एक और है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इससे क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि आपको लगेगा ये जल वाला है तो जल शक्ति मंत्रालय होगा, यहीं पर हम गलत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यानी जल का प्रभावी एवं दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण की दिशा में 1900, ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे एपीए के नाम से जाना जाता, 1986 के सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और इसी के पूरक के रूप में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पूरक के रूप में, अर्थात रिसर्च, अनुसंधान, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, जल से संबंधित सुनिश्चित करने के लिए 1997 में, कब 1997 में, 1997 में कौन सा, तो 1997 में कौन सा, तो 1997 में किसको शुरू किया गया, तो 1997 में जो आपके सामने हमने अभी बताया, क्या यही सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का गठन किया जाता है। तो यहाँ इतनी चीज़ें, अन्य चीज़ें भी आपको क्या हो गई, पता हो गई, अन्य चीज़ें भी इतनी पता हो गई। अगला, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी एक बूंद से अधिक हम उत्पादन ले पाएँ, तो एक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अगला इसमें आपके सामने जो लिखा, सुजलाम सुफलाम अभियान, ये कहाँ का, गुजरात सरकार का जल संरक्षण के लिए है। मिशन काकती तेलंगाना सरकार का, ये भी सही है। नीरू चेतु ये आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। जल जीवन हरियाली ये बिहार के, जल ही जीवन है हरियाणा, जल ही जीवन है हरियाणा, लेकिन जल जीवन हरियाली ये बिहार की। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राजस्थान के द्वारा कौन सा शुरू किया गया जल स्वावलंबन करके है, तो स्वावलंबन वाला कहाँ का, राजस्थान का है। तो जितने भी पहल राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर सारे सही सुमिलित हैं, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है जल से ही संबंधित है, अटल भूजल योजना। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अटल भूजल योजना किसके प्रयास से शुरू की गई, तो इसमें विश्व बैंक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अटल, आप यूपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। अटल भूजल योजना को विश्व बैंक के द्वारा यानी फंडिंग की जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है। तो ये अटल भूजल योजना यानी गिरते हुए जल का जो स्तर है उसे संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए अटल भूजल योजना को विश्व बैंक के द्वारा शुरू के प्रयासों से शुरू किया गया। ये भारत के कितने राज्यों में शुरू या की गई है, 5, अगला ऑप्शन है 5, अगला है 7, अगला 6, अगला
4, तो ये कितने राज्यों में? 7 राज्यों में शुरू की गई है। अब बात करें 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे 7 राज्यों का चुनाव किया गया जो जल से यानी जल दबाव वाले वाटर स्ट्रेस्ड वाले राज्य हैं। वाटर स्ट्रेस्ड वाले राज्य किसे कहा जाता? तो जहां पर 1700 क्यूबिक मीटर से कम जल की उपलब्धता होती है, वो उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है? वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट घोषित कर दिया जाता है। तो इस 7 राज्यों में कौन कौन से हैं? तो आपका पहले तो कुछ राज्य आपके दिमाग में आने चाहिए। तो एक तो गुजरात आएगा, यहाँ आप कच्छ रन आप कच्छ ये सब सुनते हो। राजस्थान आएगा, ऊपर हरियाणा। तो ये 3 राज्य इधर हो गए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और इसके बाद कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र बाद मध्य प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा ये पश्चिमी भारत है, उसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कितने हो गए? तो ये आपके हो गए यानी 4 राज्य। 4 के बाद 3 कौन बचे हैं? तो 3 में कौन कौन है? तो कर्नाटक, यूपी। 5 हो गए। हरियाणा हो गया 1, नंबर 2 पे कौन हो गया? राजस्थान। नंबर 3 पे कौन हो गया? गुजरात। नंबर 4 पे महाराष्ट्र। नंबर 5 पे मध्य प्रदेश। और उसके बाद अगला यूपी। और लास्ट में कौन? ये नीचे कर्नाटक। तो ये यूपी और कर्नाटक टोटल 7 ही बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। विद्यमान चित्र हमने बना दिया, तो यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये चिंता भी व्यक्त की गई कि 2031 तक जब हम पहुँचेंगे तो जल प्रमुख समस्या बन जाएगा। 2031 तक एक सर्वे किया गया एक संस्था के द्वारा, उसके द्वारा बताया गया, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। 1367 क्यूबिक मीटर जल जो है वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल रह पाएगी कब? 2031 तक। इसलिए जल संरक्षण सभी हम सबका कर्तव्य, हम सब मिलकर जल संरक्षण करें। तो ये आपका होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल करंट अफेयर्स विद प्रॉपर न्यूज एनालिसिस में। तो आज कुछ ये मोबाइल से कहीं आउट ऑफ रेंज हैं हम, तो आपका करंट रुकने ना पाए, तो हमने मोबाइल से ही इसको बनाने की कोशिश किया, जिसमें 1-2 जगह बीच में ये बैक कर गया। तो आप पेशेंस से इसको झेलते हुए वीडियो देख लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।